जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल कौशल जी के जीएस क्लासेस पर। तो आप सभी का जो तैयारी चल रहा होगा, हम यह आशा करते हैं कि आप सभी का तैयारी बिल्कुल ही सही दिशा निर्देश में चल रहा है। आप मानिए ना मानिए, लेकिन आपका जो तैयारी चल रहा है वह बिल्कुल जो एग्ज़ाम के व्यू से चलना चाहिए वो बिल्कुल चल रहा है। तो आप लोग रेडी रहिएगा। आप लोग बिहार एसएससी के जो भी छात्र हैं, आप लोग रेडी रहिएगा। लगभग नवंबर महीना में आपका एग्ज़ाम शुरू होना है हर हालत में, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे छात्र जैसे मेरा बात ये सुने होंगे कि नवंबर में शुरू होगा, तो बहुत सारे छात्र सोच रहे होंगे अरे नवंबर में नहीं होगा, 2025 में होगा, तो 2030 में होगा, 2040 में होगा। ठीक है, लेकिन एक दिन होना है, ये समझिए, क्योंकि नवंबर में प्रबल संभावना है आपका होने का। और एग्जाम आगे चुनाव है 2025 में। 2025 में अगस्त से पहले तक ज्वाइनिंग करवाना है हर हालत में बच्चा को, नहीं तो फिर समझ सकते हैं कि बिहार में अभी रोजगार के नाम पे ही वोट मिलेगा, चाहे जिसको भी मिले। तो इसीलिए आप लोग लगातार मेहनत कीजिए पॉजिटिव वे में। इस नहीं कि बरसाती में ढक के रूप में आप लोग काम कीजिए कि अभी बरसा पड़ा तो टर करने लगे फिर चुप हो गए। नहीं, आप वैकेंसी निकला है, फॉर्म भरे हैं, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप अच्छे से मेहनत कीजिए और आप अपना एक सीट सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि उतना भी सीट नहीं है। टोटल 18 लाख कितना बिहार एसएससी में फॉर्म 26 लाख डलाया है फॉर्म। 26 लाख में मात्र 12,000 पोस्ट है, तो क्या लग रहा है कि झोल झाल करके रिजल्ट ले लेंगे? कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप लोग हो सका है तो धोखाधड़ी में आपका प्री का रिजल्ट हो सकता है, लेकिन मेंस में आप बाहर चल जाइएगा। इसीलिए आप लोग लगातार अच्छे से मेहनत कीजिए। और साथ ही एसएससी जीडी का भी भर्ती आ गया है। जो भी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, जीडी पे लिए लग सकते हैं। हम जानते हैं स्पेशल कोई भी एग्जाम बोलने में सही नहीं लगता है कि इस चीज़ का हम तैयारी करवा रहे हैं, इस चीज़ का तैयारी नहीं। आपको हम जो दे रहे हैं बस आप लीजिए, आप संपूर्ण तैयारी कीजिए, क्योंकि किसी क्वेश्चन पर यह नाम नहीं लिखा हुआ है कि यह क्वेश्चन इसी एग्जाम में आएगा। इसीलिए आपके अंदर एक संपूर्ण तैयारी होना चाहिए किसी एग्जाम को फोड़ने के लिए। और किसी भी एग्जाम में जब तक आपका संपूर्ण तैयारी हर एक सब्जेक्ट में एवरेज में नहीं होगा, तब तक रिजल्ट नहीं होगा। अगर रिजल्ट हो भी जाएगा तो मेरिट में आप आउट हो जाइएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के हम इस जबरदस्त से सेशन का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशनल क्वाइट है आज का कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। अगर जिस तरह मेरा और आपका जज्बा है, अगर यही जज्बा रहेगा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुई, जमी बंजर हुई तो क्या हुई, उसी बंजर भूमि से एक दिन जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराओ ये मेरे दोस्त अंधेरों से, न हो मायूस न घबराओ इस अंधेरों से मेरे दोस्त, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो इसीलिए जो आदमी आपको निगेटिव कर रहे हैं, जो आदमी समाज आपको अभी हीन नजरों से देख रहा है कि इतना दिन से तैयारी कर रहा है कुछ नहीं हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उसका जवाब आपको देना है। आप हिम्मत नहीं हारिएगा, सिर्फ मेरा साथ दीजिए, इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है। और रेलवे के अंतर्गत एएलपी टेक्नीशियन का भी एग्जाम चालू जैसे होगा, हम आपको साइंस का सेशन लेके आ जाएंगे स्पेशल। आप टेंशन नहीं रहिए, आप अभी लगातार लूसेंट सीरीज को फॉलो कीजिए। जीके जीएस में एनटीपीसी में आपको बहुत हद तक सहायता होगा। तो चलिए इसी के साथ आज का हम इस जबरदस्त सेशन को शुरुआत करते हैं। तो आप लोग लगातार बनकर रहिएगा, आप लोग लगातार बनकर रहिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी का पिछले दिन छूट गया था क्वेश्चन, तो उसको हम लोग रिवीजन करते हैं फटाफट। आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। लूसेंट पे अच्छा कमेंट करवा देंगे, जिस तरह हम लोग का चल रहा है। वीडियो पहले सिलेबस डाल देते हैं, फिर वीडियो डाल देते हैं 8 साढ़े 8 बजे तक, फिर आप लोग को 10 बजे हम टेस्ट ले लेते हैं। अगर इस तरह से आप 3 स्टेप से गुजर रहे हैं तो लूसेंट पे कमेंट बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, समझ लीजिए, और किसी को निगेटिव नहीं होना है। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। बताइएगा, भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन सा है? तो आपको पता है भारत के अंदर में अगर देखते हैं हम लोग, इधर हो गया आपका पश्चिमी घाट और इधर हो गया आपका पूर्वी घाट। क्योंकि आपको पता है किसी भी मैप को अगर हम देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वह उत्तर होता है, नीचे वाला हिस्सा जो होता है वह दक्षिण होता है, और इधर वाला हिस्सा जो होता है वह पूरब होता है, और इधर वाला हिस्सा जो होता है वह क्या होता है? तो इधर वाला हिस्सा जो होता है वह पश्चिम होता है। क्या होता है? पश्चिम होता है। तो समझिएगा, इसका मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। और यहां पर जो आप इधर से जब आइएगा, आप यहां से ले लीजिए, कहां से ले लीजिए? पश्चिम बंगाल से। आप देख रहे हैं इधर आपका स्थल है, यहां से आपका बांग्लादेश हो गया जो कि आपका समुद्र में है, बंगाल की खाड़ी में है, और आपका यहां से पश्चिम बंगाल से शुरू कीजिए। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कितना राज्य हो गया?
तो बोलिएगा 4 राज्य हो गया। तो पहला हो गया पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यानी कि भारत के अंदर समुद्र तट के किनारे लगे राज्यों की संख्या पूर्वी घाट में कितनी है? तो आप लोग बताइएगा 4 है। कितना है? 4 है। वहीं अगर हम बात करते हैं पश्चिमी घाट का, क्योंकि इधर का दिशा हम पश्चिम बोले थे तो यहां से इधर पश्चिम हो जाता है, तो पश्चिमी घाट में अगर देखते हैं तो सबसे पहले सबसे नीचे से आपका शुरुआत करते हैं, केरल हो जाएगा, केरल के बाद कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक के बाद यहाँ नहीं आ जाइएगा, देखिए बीच में छोटा सा गोवा है। सब भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है, याद रखिएगा। तो गोवा हो गया तीसरा। चौथा हो गया आपका कौन सा? तो महाराष्ट्र। और उसके बाद फिर महाराष्ट्र के बाद क्या हो गया? गुजरात। क्या हो गया? गुजरात। तो पूर्वी घाट में कुल आपको कितने राज्य देखने के लिए मिला? 4। पश्चिमी घाट में कितने देखने के लिए मिला? तो 5। तो भारत के अंदर में समुद्र तट के किनारे लगे राज्यों की संख्या कितनी हो गई? तो बोलिएगा 5 और 4 9। 5 और 4। तो जिस कौन घाट में कितना है, कौन घाट में कितना है आप जानते होंगे। वहीं भारत के अंदर में समुद्र तट रेखा जो सबसे लंबी है वो किस राज्य का? तो याद रखिएगा गुजरात का है। किसका है सबसे लंबी तट रेखा? तो गुजरात का है। और सबसे छोटी तट रेखा आप बता सकते हैं किसका हो सकता है? तो गोवा का हो सकता है, क्योंकि बहुत छोटा ऐसा राज्य है। सबसे छोटा राज्य भी गोवा है भारत का, और सबसे छोटा समुद्री तट भी किसका है? तो गोवा का, याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं आपका भारत के अंदर में दूसरा सबसे छोटा दूसरा सबसे बड़ा जो समुद्री तट है वो किसका है? तो आंध्र प्रदेश का है। किसका है? आंध्र प्रदेश का। वही आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना था, आप लोग को पता है 1953 में, जब पोट्री श्री रामल्लू का निधन हो गया था आमरण अनशन के बाद 58 दिनों के बाद। तो याद रखिएगा तेलुगु बहुल क्षेत्रों के लिए आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, और आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। तो जितना भी आपको लेवल हम दे रहे हैं ना, ज्यादा हार्ड नहीं दे रहे हैं और नहीं ज्यादा इजी दे रहे हैं, आपको हम मॉडरेट दे रहे हैं, जो बीआरएसएससी और एनटीपीसी के एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। बस आप लगातार बनकर रहिएगा, ठीक है। तो उसमें से अगर हम बात करते हैं कि जब पूर्वी तट और पश्चिमी तट देखिएगा तो ये समुद्र है, ये भी समुद्र है। इधर वाला अरब सागर है, पश्चिमी घाट जो है हम लोग का वो अरब सागर के किनारे है, और पूर्वी घाट जो है ये देख रहे हैं किसके किनारे है? तो बंगाल की खाड़ी के किनारे है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये दोनों राज्य के किनारे जो शहर है हम बोल सकते हैं वो समुद्र के किनारे है। और 9 राज्य भी बता दिया आपको। तो उस राज्य में कुछ व कुछ हमको जो है कि बंदरगाह देखने के लिए मिलता है। हम लोग टॉपिक में जो चीज़ था उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ बंदरगाह देखने के लिए भी मिलता है, लेकिन बीच में हमको चाय देखने के लिए भी मिला, इसलिए थोड़ा सा हम चाय भी जो है कि थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि चाय पीने के बाद माइंड थोड़ा सा काम करना चालू कर देता है, क्योंकि चाय में थीन मिलता है। क्या मिलता है? थीन। चाय में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो याद रखिएगा थीन है। और कॉफी में कैफीन, कॉफी में कैफीन, कौसे कॉफी कौसे कैफीन, कौसे कॉफी कौसे कैफीन, लेकिन चाय में थीन, चाय में थीन, चाय में थीन। लेकिन जो तंबाकू खाते होंगे, तंबाकू खाने के बाद एकदम माइंड पूरा एकदम तगड़ा हो जाता है, एकदम पूरा फ्रेश हो जाता है। ये जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट माइंड कंट्रोल कहते हैं, डीएमसी कहते हैं उसको, डायरेक्ट माइंड कंट्रोल। कोई उसको बीवीसी भी कहा जाता है, बुद्धिवर्धक चूर्ण भी कहता है। देखते होंगे बहुत सारे लड़का जो आप सेट लगाते होंगे मिल के, पहले जाता होगा मस्ती से, उसके बाद निकालता होगा एकदम पूरा तंबाकू, आराम से एकदम लगाता होगा। उसके बाद आंसर शीट वगैरह मिल गया, क्वेश्चन आ गया, उसके बाद खाया मस्ती से, या फिर ई वाला स्टाइल में भी खाया, या ई स्टाइल में भी खाया, या एक ऐसे करके भी खा लेता है, जो है कि भुंजा के तरह, जो कि तो क्या होता है उसके बाद जो वो सेट मारना चालू करता है, पूरा उसका नंबर देखते हैं वो टॉपर में आता है। तो ये सुन के नहीं कि आप लोग भी खाने लगिएगा, नहीं बस जो है कि बहुत हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा साथ में आप लोग भी थोड़ा उत्तेजक पदार्थ यूज क्या कीजिएगा। तो चलिए, तो हम कुछ यहाँ पर समुद्री तट के किनारे देख लेते हैं कौन कौन सा बंदरगाह है। तो वहीं अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला राज्य आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के अंदर 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह है। सबसे पहले कलकत्ता बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कलकत्ता बंदरगाह। और कलकत्ता बंदरगाह जो है वो समुद्र के किनारे से थोड़ा सा दूर हट के है। एक नदी सुने होंगे, हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे ही आपका जो है कि कलकत्ता बंदरगाह है। और आपको पता है कि कलकत्ता बंदरगाह का नाम भी बदला गया है। कलकत्ता बंदरगाह का नाम भी बदल के कुछ नाम रखा गया है, आप लोग बताइएगा। लेकिन
जो नहीं जानते होंगे आज हम बता रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा। कलकत्ता बंदरगाह का नाम बदलकर जो रखा गया है, आप याद रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। कलकत्ता बंदरगाह का नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, या कलकत्ता पोर्ट का मतलब बंदरगाह ही होता है, या पत्तन का मतलब भी बंदरगाह ही होता है। तो कलकत्ता बंदरगाह का नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारत के अंदर में जो पहला मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसमें से उनको केंद्र मंत्री बनाया गया था, और वही पहला ऐसा व्यक्ति बना है जो भारत के पहले मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था। क्या दिया था? त्यागपत्र। इसीलिए जब कोई भी व्यक्ति जान सकते हैं कि मंत्रिमंडल से, केंद्र मंत्रिमंडल से जब वह त्यागपत्र देगा तो इसका मतलब है कि वह एक शेर के रूप में होता है, या शेर के रूप में होगा तभी कोई मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देगा, नहीं तो मलाई खाना किसको पसंद नहीं है। तो याद रखिएगा कि संसद के शेर के नाम से किसको जानते थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही पहले मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाला पहला मंत्री बना। और याद रखिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा त्यागपत्र देने के बाद 1951 में भारतीय जनसंघ का स्थापना किया गया। तो क्वेश्चन पूछता है भारतीय जनसंघ का स्थापना किसने किया था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और मुखर्जी बनर्जी सब जो रहता है ना, ये सब नाम बंगाल में देखने के लिए मिलता है। कहाँ में? बंगाल में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संबंध किस राज्य से है? तो मारिएगा पश्चिम बंगाल, इसीलिए उसी के नाम पे कलकत्ता बंदरगाह का भी नाम रख दिया है, आप याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं यही 1951 में जब स्थापना हुआ था भारतीय जनसंघ का, तो इसका नाम बदल के आगे चल के 1980 ईस्वी में भारत के एक व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो आगे चल के भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी का संबंध मध्य प्रदेश से था, याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी का संबंध कहां से था? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश से था, जो एक ही ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र का था अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी का निधन याद रखेगा दिल्ली एम्स में हुआ था आपका 2018 में। 2018 में 16 अगस्त के दिन हुआ था इनका निधन, याद रखिएगा। और इनका संबंध कहां से था? याद रखिएगा इनका संबंध जो था वह मध्य प्रदेश से। और अटल बिहारी वाजपेयी ने ही 1980 ईस्वी में भारतीय जनसंघ का नाम बदल के भाजपा रखा। क्या रखा? भाजपा। क्या रखा? भाजपा, जो कि अभी हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से भी जानते हैं उनको। और वह दिन था, याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। किसके स्थान पे? भारतीय जनसंघ के स्थान पे। और वह जनसंघ का स्थापना किसने किया था? आप बता सकते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कब किया था? 1951। समझ में आया? ऐसे याद रखिएगा। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष भाजपा का स्थापना दिवस हम लोग 6 अप्रैल को मनाते हैं। और जानते हैं, अगर आप ये 6 अप्रैल याद रख लेते हैं तो आपको एक क्वेश्चन यहां पर और हम फिट करवा देंगे, एक दिवस। सुनिएगा, आपको पता है, सब दुनिया जानता है, पूरे इंडिया का पूरा छात्र जानता है कंपटीशन वाला, कि 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को स्वामी कहते हैं, सॉरी, ये मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को। लेकिन अगर पूछेगा विश्व खेल दिवस कब मनाते हैं, तो बच्चा झोल कर देगा, नहीं मार पाएगा। लेकिन आप मेरे से लगातार बनकर रहिए, आपको हम माइंड में फिट कर पाएंगे। आपको पता है भाजपा जो है ये पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। भाजपा पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, आप लोग को पता होगा। और यह पूरे विश्व लेवल पे अपना खेल दिखा रहा है। पूरे विश्व लेवल पे अपना खेल कौन दिखा रहा है? तो मोदी जी जाके अलग अलग देश में दौरा कर रहे हैं, पूरे विश्व लेवल पे खेल दिखा रहे हैं। यानी विश्व खेल दिवस हम उसी दिन मनाते हैं जिस दिन भाजपा का स्थापना दिवस। तो क्या अप्रैल? 6 अप्रैल। अब बताइए, कोई टेंशन हुआ? नहीं हुआ। तो 6 अप्रैल को भाजपा दिवस और 6 अप्रैल को विश्व खेल दिवस। लेकिन राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस 29 अगस्त के दिन। राइट, आगे। तो भारत के अंदर में पश्चिम बंगाल में हो गया कलकत्ता के बंदरगाह को भार को कम करने के लिए जो है कि उसके बगल में एक और बंदरगाह का स्थापना किया गया जिसका नाम है हल्दिया बंदरगाह। कौन सा? हल्दिया। तो हल्दिया बंदरगाह और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह दोनों कहाँ हो गया? कलकत्ता में। कहाँ में हो गया? कलकत्ता में, याद रखिएगा। और कलकत्ता भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में। और घोषणा कब हुआ था? 1911 में घोषणा हुआ था। कब घोषणा हुआ था? सॉरी, कलकत्ता से दिल्ली कब हुआ? तो 1912 में। और घोषणा कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था दिल्ली कलकत्ता से। ठीक है, याद रखिएगा। और कलकत्ता में ही भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1974 में हुआ था। 1774 में हुआ था।
था 1773 अधिनियम के तहत, और 1773 के अधिनियम को ही रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। और 1773 के अधिनियम के लागू होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे, याद रखिएगा। और 1773 के अधिनियम के तहत ही बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग बने थे। कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग बने थे। लेकिन बंगाल के प्रथम गवर्नर जो थे कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। कब बने थे? 1757 में, जब वह प्लासी का युद्ध जीत लिया था। और प्लासी का युद्ध, याद रखिएगा डेट सहित, 23 जून 1757, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध का मैदान कहां है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर ही, याद रखिएगा, एक नदिया जिला है। नदिया जिला, जहां से चैतन्य महाप्रभु का संबंध है, जहां से झूलन गोस्वामी का संबंध है। झूलन गोस्वामी महिला क्रिकेटर है, आप लोग को पता है, जो हल्का बड़ी बड़ी बाल रखती है। झूलन गोस्वामी महिला बॉलर है, ठीक है। इसीलिए झूलन गोस्वामी को नदिया एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, झूलन गोस्वामी को। और चैतन्य महाप्रभु का संबंध भी कहां से है? याद रखिएगा आप लोग को, नदिया से ही है, पश्चिम बंगाल से ही, राइट। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कि उसके बाद आपका बंदरगाह कौन सा है? तो उड़ीसा आते हैं। उसके बाद उड़ीसा के अंदर में, याद रखिएगा, एक बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहां में है? तो याद रखिएगा आपका उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह कहां में है? तो याद रखिएगा उड़ीसा में है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि उड़ीसा के अंदर में एक क्रिकेट स्टेडियम है, तो क्रिकेट स्टेडियम भैया कौन है? तो एक शहर सुने होंगे, कटक। कटक उड़ीसा के अंदर में एक शहर है, कटक। कटक में का एक महापुरुष का भी संबंध था। उस महापुरुष का नाम क्या है? तो याद रखिएगा उस महापुरुष का नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा, जिन्होंने दिल्ली चलो का आपका नारा भी दिया था, साथ ही आपका जो है कि जय हिंद का नारा दिया था। आप लोग देखते होंगे, जो अभी मिलिट्री से संबंध रखते होंगे, जो सेना में रहता है, आर्मी वगैरह जो रहते हैं, वो लोग आपस में जय हिंद बोलते हैं एक दूसरे को। इसका मतलब सुभाष चंद्र बोस का जो नारा था जय हिंद, वही वाला नारा अभी भी हम लोग यूज करते हैं, आप समझ सकते हैं। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म डेट सहित आप लोग याद रखिएगा, बहुत फेमस है, 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897 को, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। और वो कटक जो देख रहे हैं, उड़ीसा की पहली राजधानी कटक ही थी। देखिएगा, बिहार से अलग होकर 1936 ईस्वी में उड़ीसा एक नया प्रांत बना, या एक नया राज्य बना। और जब वह बनी थी ना, तो 1936 में, तो उस समय उसकी राजधानी भुवनेश्वर नहीं थी, उस समय उसकी राजधानी कटक हुआ करती थी। कटक, जहां पर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, कटक में। तो आगे चलकर 1948 में जो है कि कटक से स्थानांतरित कर दिया गया भुवनेश्वर। कहां कर दिया गया? भुवनेश्वर। और तब से लेकर 2024 का जब हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि वर्तमान में उड़ीसा की राजधानी कहां है? तो भुवनेश्वर है। तो इसीलिए उड़ीसा की पहली राजधानी कटक, और दूसरी राजधानी अभी तक अनवरत चल रही है 1948 से, राइट। और याद रखिएगा, कटक में ही एक स्टेडियम है, बारावती स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? क्रिकेट स्टेडियम। बारावती क्रिकेट स्टेडियम कहां में है? तो याद रखिएगा कटक में है। कटक कहां है? तो उड़ीसा में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां है? तो कटक में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान पूछ देगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वह मनीला है। कहां है? मनीला। यानी हम लोग बिहार से संबंध रखते हैं, आपको जुगाड़ देते हैं। बिहार का व्यक्ति पूरे विश्व के अगर कहीं भी चल जाए तो बिना चावल खाए उनका मन नहीं भरता है। बिना चावल खाए मन नहीं भरता है। चावल खाए मन नहीं भर रहा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ में है? तो मनीला में। चावल बिना खाने से हम लोग का मन नहीं भरता है। हम लोग को कितो अगर रोटी पराठा खिला दिया जाए ना अच्छा, तो हम लोग क्या कहते हैं कि थोड़ा लास्ट में चावल उवल है क्या, थोड़ा सा, तो थोड़ा माइंड फ्रेश के लिए, यानी फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा जो है कि चावल होगा तो माइंड फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा संतुष्टि मिल जाएगा। ये हम बिहार, यूपी, बंगाल के, उड़ीसा, झारखंड के व्यक्ति का जो है कि एक व्यक्तित्व होता है, ठीक है। और ये नहीं देखता है कि मेरा पेट निकल रहा है कि क्या निकल रहा है, तो उसमें भी आप लोग कंट्रोल क्या कीजिएगा। हम, मेरा पेट निकल गया है, आप लोग का पेट भी नहीं निकलना चाहिए अभी, तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ गया? उड़ीसा। उसके बाद हम लोग आते हैं आंध्र प्रदेश। कहाँ आते हैं? आंध्र प्रदेश आते हैं। कहाँ आते हैं? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर में एक शहर है विशाखापट्टनम। अच्छा, वही विशाखापट्टनम जो भारत के अंदर में 18वां रेलवे जोन बना है। कौन बना है? 18वां रेलवे जोन। और 18वां रेलवे जोन जो बना है ना, वो कहाँ है? तो विशाखापट्टनम में। उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा दक्षिण में तो है ही, भारत के दक्षिण में ये राज्य तो आया ही, लेकिन पूरे दक्षिण में नहीं आया। दक्षिण मध्य
दक्षिण मध्य, दक्षिण में आया लेकिन थोड़ा सा मध्य में भी आएगा। उसके बाद क्या, तट के किनारे यानी समुद्र के किनारे है, यानी कि दक्षिण मध्य तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है भैया, विशाखापट्टनम। कहाँ है, विशाखापट्टनम, क्योंकि बंदरगाह जो जो बनता है वो समुद्र के किनारे ही बनता है। और विशाखापट्टनम जो बना है वो भारत का 18वां रेलवे जोन बना है जिसका नाम क्या है, दक्षिण मध्य तट रेलवे। लेकिन दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षिण रेलवे सबसे दक्षिण चल जाना है साउथ, यानी कि चेन्नई। कहाँ चल जाना है, चेन्नई, याद रखिएगा। और विशाखापट्टनम जो आपका बंदरगाह है वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम। और भारत के अंदर में विशाखापट्टनम बंदरगाह का जो क्षेत्रफल है आपका ऊपर में जो पृष्ठ है वो सबसे बड़ा है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह सीधा पूछ देगा तो मुंबई मारिएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, तो मुंबई। और मुंबई बंदरगाह के ही बगल में एक बंदरगाह है नहावा शोभा बंदरगाह, और नहावा शोभा बंदरगाह का ही नाम बदल के कर दिया गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्या कर दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है, आप लोग याद रखिएगा। वहीं तमिलनाडु के अंदर में अगर हम चलते हैं तो तमिलनाडु के अंदर में जो है, और यहाँ पर आपको पता है कि ये जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। हम लोग पिछले दिन टेस्ट में भी ये क्वेश्चन डाले हुए थे, आप लोग को पता है। वहीं अगर हम बात करते हैं ये आपका तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के अंदर में लगभग 2-3 बंदरगाह है, 3-4 बंदरगाह है। तो उसमें से एक बता देते हैं एन्नौर बंदरगाह। कौन सा, एन्नौर बंदरगाह। दूसरा बंदरगाह बताते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह, और तीसरा चेन्नई खुद एक बंदरगाह है, चेन्नई खुद एक बंदरगाह है। और याद करवा देते हैं भारत के अंदर में सबसे पुराना बंदरगाह अगर पूछेगा तो सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई मारिएगा, चेन्नई मारिएगा। क्या मारिएगा, चेन्नई, सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई। लेकिन क्वेश्चन यह भी साथ में याद रखिएगा चेन्नई के बारे में कि चेन्नई सबसे पुराना बंदरगाह होने के साथ साथ भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है, कृत्रिम। तो क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है। ऑप्शन में चेन्नई रहेगा, चेन्नई टिक आउट कर दीजिएगा। लोगों को लगता है कि अरे यार सबसे पुराना बंदरगाह तो चेन्नई है, ये कृत्रिम कैसे हो सकता है। कृत्रिम का मतलब होता है मानव के द्वारा बनाया हुआ, तो इसका मतलब कैसे हो सकता है ना, वो है सबसे पुराना और साथ ही वो एक कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई, याद रखिएगा, बहुत फेमस सवाल है। और एन्नौर बंदरगाह का नाम बदल के तमिलनाडु में जो है कि आपका क्या कर दिया गया है, तो के कामराज बंदरगाह। देखिएगा एन्नौर में तूतीकोरिन का भी नाम बदला हुआ है और एन्नौर का भी नाम बदला हुआ है, तो आपको हम जुगाड़ देते हैं। एन्नौर में 4 अक्षर, एन्नौर में कितना अक्षर, 4 अक्षर, और कामराज में भी कितना अक्षर, 4 अक्षर। तो एन्नौर बंदरगाह का नाम बदल के कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। वहीं तूतीकोरिन में 5 अक्षर, कितना अक्षर, 5 अक्षर, तूतीकोरिन कितना अक्षर, 5 अक्षर। तो उसका भी नाम बदल के 5 अक्षर वाला व्यक्ति के नाम पड़ा है जिसका नाम है चिदम्बरनार, चिदम्बरनार। क्या नाम है, चिदम्बरनार, याद रखेगा, चिदम्बरनार 5 अक्षर का, और तूतीकोरिन 5 अक्षर का, एन्नौर 4 अक्षर का, और कामराज भी 4 अक्षर का। अब आइए हम लोग आपको लिए चलते हैं कहाँ, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला राज्य आपको कौन सा मिलेगा, तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट में आपको सबसे पहला राज्य मिलेगा केरल। तो अब लगेगा आपको अरे यार केरल में कौन सा बंदरगाह है, तो आप लोग को पता है कि केरल में आपका बंदरगाह जो है वो भी फेमस बंदरगाह है जिसका नाम है अलेप्पी बंदरगाह। बहुत आदमी नहीं जानते होंगे, शायद पहली बार सुन रहे होंगे, तो आप याद रखिएगा केरल के अंदर में कौन सा बंदरगाह है, तो याद रखिएगा अलेप्पी बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, अलेप्पी बंदरगाह। और वहां पर एक आसान वाला बंदरगाह कोच्चि बंदरगाह, तो वो सबको याद है, कोच्चि बंदरगाह। और जानते हैं कोच्चि बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह भारत का पहला बना है जो कि सौर ऊर्जा के द्वारा, जितना भी वहाँ सिस्टम चलता है ना, वो सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित होता है कोच्चि बंदरगाह, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कि वहां पर एक और कौन बंदरगाह, अलेप्पी और कोच्चि, दोनों कहाँ है, केरल में। कोच्चि केरल सब मार देगा, लेकिन अलेप्पी पूछेगा तो आप फंस जाइएगा। तो अलेप्पी भी कहाँ है, केरल में। अलेप्पी भी कहाँ है, केरल में। अलेप्पी में लो आ रहा है, केरल में भी लो आ रहा है। अलेप्पी केरल, अलेप्पी केरल, जब 2-4 बार अंदर दिल से जब याद कीजिएगा ना किसी को तो आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। केरल के बाद कौन सा राज्य हो गया, कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर में याद रखिएगा मंगलोर बंदरगाह बहुत फेमस है। कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह फेमस है, तो मंगलुरु बंदरगाह हो गया कर्नाटक में। उसके बाद कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य हो गया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर में आपको हम 3 बंदरगाह बताने जा रहे हैं, भुलाइएगा नहीं। सब जानता है मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में सबसे बड़ा बंदरगाह है, लेकिन
भारत के अंदर में दूसरा बंदरगाह भी महाराष्ट्र के अंदर में है, वो सबको पता है, नहाबा सवा बंदरगाह, उसी का नाम बदल के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। लेकिन तीसरा बंदरगाह भी कुछ दिन पहले बना हुआ है, जो भारत का सबसे नया बंदरगाह है। देखिएगा, आप लोग याद करते होंगे भारत के अंदर में कुल 13 नए बंदरगाह हैं, कुल 200 छोटे बंदरगाह हैं, लेकिन 13वां आखिर कौन है आपको जानना आवश्यक है। तो 13वां बंदरगाह जो है भैया जी, वो महाराष्ट्र के अंदर में बधावन बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह? बधावन। आप लोग नाम सुने होंगे, बधावन रामसर साइट भी है। बधावन रामसर साइट जो है ना, वो गुजरात में है। बधावन अगर पूछेगा रामसर साइट का हिस्सा, आर्द्रभूमि क्षेत्र बधावन कहाँ है, तो वो गुजरात में है। लेकिन बधावन बंदरगाह कहाँ में है? महाराष्ट्र में। ये बहुत बड़ा झोल है। ये क्वेश्चन शायद 66 बीपीएससी में पूछा गया था कि बधावन बंदरगाह का निर्माण जो हाल ही में जो सबसे नया बंदरगाह बना था, लगभग 2020 के आसपास बना था, तो वो कहाँ में है? तो महाराष्ट्र में है। लेकिन बधावन रामसर साइट का दर्जा जो दिया गया है वो कहाँ में है? तो याद रखिएगा, वो गुजरात में है। कहाँ में है? गुजरात में। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो बिल्कुल आपको माइंड को सेटिस्फाइड कर रहा होगा, आपके माइंड में याद रहा होगा, कोई हवा हवाई वाला बात नहीं है। आपको बिल्कुल हम ज़्यादा हार्ड नहीं दे रहे हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल से, लेकिन आपको उस लेवल का हम जरूर दे रहे हैं जो आपको बिहार एसएससी एनटीपीसी में क्वेश्चन हूबहू देखने के लिए मिलेगा। और हम लूसेंट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो हम लूसेंट का टॉपिक आपको हम बता रहे हैं। फिर आपको हिस्ट्री पे लिए चलेंगे, उसके बाद फिर आपको हम करंट अफेयर्स पे लिए चलेंगे। बस आप लगातार पूरा क्लास देखिएगा और ऐसे छोड़ के मत चल जाइएगा आधा में, नहीं तो ऐसे आप छोड़ते रह जाइएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, महाराष्ट्र में 3 हो गया। बधावन बंदरगाह सबसे नया है पूरे भारत का, कुल बड़े बंदरगाह में, और उसमें आपको नावा सवा बता दिए, मुंबई बता दिए, और नावा सवा का नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। वहीं अगर हम बात करते हैं, उसके बाद गुजरात आता है। गुजरात जो है वह भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, और गुजरात जो बंदरगाह है ना, वो बहुत प्रीमियम वाला बंदरगाह है। मतलब ज़्यादा वहाँ से आयात निर्यात होता है सामान का, तो ज़्यादा वहाँ पर टैक्स वगैरह लगता है, ज़्यादा वहाँ का प्रॉफिट होता है आदमी को, जो वहाँ का सरकार है। तो इसका मतलब है यही बंदरगाह होने के कारण जो है ना, गुजरात के पास इतना ज़्यादा क्षमता है कि मान लीजिए अगर भारत में टोटल 28 राज्य है, 28 में से अगर एक राज्य गुजरात को अगर हटा दीजिएगा, तो जितना पावर इधर 27 राज्य के पास बचा, वो अकेले उसके बराबरी करता है गुजरात। यानी गुजरात के पास इतना क्षमता है कि वो भारत के जैसा एक नया राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। जितना भारत के पास आपका है सोर्स, वो उतना सोर्स गुजरात के पास अकेले है, समझ सकते हैं। उसका कारण है कि वह सबसे अधिक समुद्री से व्यापार करता है, मतलब ज़्यादा उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ठीक है। और जब बहुत बड़ा बड़ा कंपनी देखते होंगे, अडानी अंबानी सब गुजरात में बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगा के बैठा हुआ है, तो कारण यही है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं गुजरात में, तो गुजरात के अंदर में सबसे पहले कांडला बंदरगाह का नाम मेरे अंदर में आता है। तो कांडला बंदरगाह जो है वह एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है, यानी समुद्र के किनारे जो बड़े बड़े ज्वार और भाटा वगैरह जो आते रहते हैं, उसी से संबंधित बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखिएगा, कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह का नाम बदल के क्या किया है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो कांडला बंदरगाह का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किया गया है कांडला बंदरगाह का नाम। और यहां पर आपको कलकत्ता बंदरगाह का नाम बताए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, समझ रहे हैं, आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि कांडला बंदरगाह ही एक ऐसा बंदरगाह है भारत के अंदर में जो आपको फ्री स्टेट वाला बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? फ्री स्टेट वाला बंदरगाह है, साथ ही ज्वारीय बंदरगाह है, साथ ही गुजरात के अंदर में। वहीं इसके बगल में एक है दाहेज बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? दाहेज। आपको पता है, जब आप नौकरी ले लीजिएगा बड़ा ऐसा या जो भी सरकारी नौकरी, तो आप सोचिएगा कि हमको दहेज मिले, यानी आप सोचिएगा रसायन के रूप में आपको क्या मिल रहा है। यानी कि मान लीजिए लड़की पक्ष वाला और लड़का पक्ष वाला के बीच अगर दहेज का आदान प्रदान होता है, तो दोनों के बीच का केमिस्ट्री अच्छा रहता है। मान लीजिए फ्री में आप शादी कर लीजिएगा तो आप खर्चा अच्छा से नहीं कर पाइएगा बाराती वगैरह में अच्छा से, लेकिन जब थोड़ा बहुत आप दहेज वगैरह ले लेते हैं, तो दोनों लड़का लड़की के बीच का या फिर उनके फैमिली के बीच का जो केमिस्ट्री रहता है ना, कहता है उसके दोनों बीच का केमिस्ट्री खराब हो गया है, यानी रसायन खराब हो गया है, ठीक है। यानी दोनों के बीच का जो मिलन रहता है वो खराब हो गया है, यानी अणुओं का जो आदान प्रदान है वो ढोलझाल में चल रहा है। इसका मतलब याद रखिएगा कि आपका केमिस्ट्री
तब ठीक होगा, यानी रसायन तब ठीक होगा जब आप दहेज लीजिएगा। क्या लीजिएगा? दहेज। तो भारत का एकमात्र बंदरगाह जिसे रसायन बंदरगाह के नाम से जानते हैं, तो रसायन कब? दहेज लेंगे तब, यानी दहेज। क्या लेगा? लीजिएगा दहेज। क्या लीजिएगा? दहेज, या फिर दहेज लीजिएगा। तो रसायन बंदरगाह दहेज को कहते हैं, रसायन बंदरगाह दहेज को कहते हैं। अब बताइए, कभी भूल सकते हैं? आप नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि आपको रसायन ठीक होने के लिए दहेज लेना पड़ेगा, ठीक है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत के अंदर में जो है कि दहेज लेना, बिहार के अंदर में जो है कि दहेज लाना जो है कि वो आपको कानूनन अपराध है, आप लोग को पता है। और दहेज प्रथा पर ही भारत के अंदर में पहला पॉकेट वीटो लाया गया था। दहेज प्रथा पर ही पहली बार पॉकेट वीटो 1961 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1961 को पॉकेट वीटो नहीं, संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। दहेज प्रथा पर ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था आपको पहली बार 1961 में, और आपका दूसरी बार बुलाया गया था 1978 में, और तीसरी बार बुलाया गया था संयुक्त अधिवेशन 2002 में। और 2002 में जो बुलाया गया था वो किस पर बुलाया गया था? तो 2002 में जो बुलाया गया था वह बुलाया गया था पोटा पर। किस पर? पोटा पर, या फिर टोडा वगैरह बोल सकते हैं, पोटा बोल सकते हैं, या फिर निवारक निरोध कानून बोल सकते हैं। निवारक निरोध कानून या पोटा पर बुलाया गया था 2002 में, याद रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन हम जब पॉकेट वीटो का चर्चा किए तो भारत के अंदर में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि कोई भी जो आपका अधिनियम जो पारित हो रहा है या विधेयक संसद में, उसको अपने पॉकेट में रख लेंगे, उस पर कोई विचार विमर्श नहीं करेंगे हम, तो उसी को पॉकेट वीटो कहते हैं। भारत के अंदर में एकमात्र बार पॉकेट वीटो का जो प्रयोग किया गया था 1986 में, राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, और अनुच्छेद 111 का प्रयोग किए थे। अनुच्छेद 111 के तहत ही राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। और अपने जो भी उसका विधेयक आया था आपका डाकपाल विधेयक से संबंधित, वो उसको अपने पॉकेट में रख लिए थे। किस में रख लिए थे? अपने पॉकेट में रख लिए थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कि भारत के अंदर में कितने ज्वालामुखी पर्वत है? तो भारत के अंदर में 2 ज्वालामुखी है। कितना ज्वालामुखी है? 2 ज्वालामुखी है। तो भारत के अंदर में कितने ज्वालामुखी है? तो याद रखिएगा 2 ज्वालामुखी है। भारत के अंदर में कितने ज्वालामुखी है? तो याद रखिएगा 2 ज्वालामुखी है। 2 ज्वालामुखी में से आपको माइंड में फिट करवा देंगे कि कौन ज्वालामुखी कैसा है, कौन ज्वालामुखी कैसा है। तो भारत के अंदर में याद रखिएगा सिर्फ 2 ज्वालामुखी है। और 2 ज्वालामुखी कौन कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, एक ज्वालामुखी नारकोंडम ज्वालामुखी है, और दूसरा बैरन है। दूसरा कौन है? बैरन है। एक है बैरन ज्वालामुखी, एक है नारकोंडम ज्वालामुखी। ये 2 ज्वालामुखी है। और आपको पता है ज्वालामुखी का जो प्रकार होता है वह 2-3 तरह का होता है। 3 तरह का अक्सर देखने के लिए मिलता है। एक होता है मृत ज्वालामुखी, एक होता है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, और एक होता है सुसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है। मृत ज्वालामुखी का मतलब होता है जो मर गया है, जो कभी उद्गार उसमें नहीं होता है, कभी भी उसमें लावा वगैरह जो है कि नहीं निकलता है, वो हमेशा मरा हुआ है, मृत है। वहीं अगर बात करते हैं, दूसरा होता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्र का मतलब होता है एक्टिव, यानी समय समय पर उसमें हमेशा लावा का उद्गार होते रहता है या मैग्मा वगैरह बाहर निकलते रहता है, तो उसी को कहते हैं सक्रिय, यानी एक्टिव है। ठीक है। वहीं तीसरा जो होता है, याद रखिएगा, वो होता है सुसुप्त ज्वालामुखी, यानी लंबे लंबे समय के बाद जब उसमें उद्गार देखने के लिए मिलता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। कैसा ज्वालामुखी कहते हैं? सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। तो आपको पता है नारकोंडम जो भारत के अंदर में है वो सुसुप्त ज्वालामुखी है। आपको याद करवा देते हैं, भारत के अंदर में मृत एक भी नहीं है, मृत एक भी नहीं, क्योंकि भारत के अंदर में जो है कि कोई व्यक्ति मृत नहीं है, अपने आप में सब ताकतवर है और कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखते हैं एक इंडियन व्यक्ति। तो समझिएगा, तो मृत सबसे पहले एक भी नहीं है इंडिया में। कैसा नहीं है? मृत ज्वालामुखी एक भी नहीं है। तो अब आपको हम जुगाड़ देते हैं, उस जुगाड़ को आप चाह के भी माइंड से बाहर नहीं निकाल पाइएगा वैसा, क्योंकि मेरा जुगाड़ ही कुछ जुगाड़ वाला होता है। तो समझिएगा, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति आपके ग्रुप में ज्यादा बोलता है, क्या होता है? ज्यादा बोलता है, हम क्या कहते हैं? हम लोग तब क्या कहते हैं? अरे यार चुप रहो यार, बार बार बर्र बर्र करते जा रहा है तुम। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। इसका मतलब वो बार बार बोल रहा है, यानी बर्र बर्र करते रहता है। इसका मतलब है कि वह हमेशा सुसुप्त है कि मृत है कि सक्रिय है? तो आप बोलिएगा सक्रिय है, हमेशा एक्टिव है वो। यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह भारत में कौन सा है? तो जो हमेशा बर्र बर्र करते रहता है, वह उसका मुंह हमेशा चलते रहता है, जो बर्र बर्र करता है, इसका मतलब वो हमेशा सक्रिय है, एक्टिव है। क्या है? एक्टिव है। तो भारत के अंदर में बैरन ज्वालामुखी एक किस प्रकार के ज्वालामुखी
ज्वालामुखी का उदाहरण है तो सक्रिय ज्वालामुखी। कैसा ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी। और एक भी आपको पता है इंडिया में मृत ज्वालामुखी नहीं है, तो भैया एगो कौन चीज बच गया? सुसुप्त बच गया। तो नारकोंडम क्या हो गया? सुसुप्त। नारकोंडम क्या हो गया? सुसुप्त। नारकोंडम क्या हो गया? सुसुप्त। ये इसमें कोई रटने वाला बात नहीं है। आपको अगर 10 दिन के बाद भी अगर अंदर दिल से सोचिएगा कि बैरन और नारकोंडम के बारे में क्या बोले थे, तो आपका माइंड बोलेगा नहीं, बर यानी बैरन, यानी वो हमेशा बोलते रहता है, वो हमेशा एक्टिव है। और दूसरा एक भी मरा हुआ इंडिया में नहीं है, तो दूसरा क्या है? सुसुप्त है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग, और ये सब जो है ना, ये सब आपका निकोबार, अंडमान निकोबार में है। ये सब कहाँ में है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा समुद्र वगैरह किनारे है, वहाँ पर द्वीप है। और याद रखिएगा ये जो अंडमान निकोबार है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार कहाँ में है? बंगाल की खाड़ी में है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो उसका क्षेत्राधिकार जो आता है वो किस हाई कोर्ट के अंतर्गत? तो आप लोग बताइएगा, कलकत्ता के पास। किसके पास आएगा? तो कलकत्ता। यहां देखिए कलकत्ता है और ये बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान वगैरह यहां पर है, तो इसका क्षेत्र कहां पे किससे ज्यादा टच करेगा? तो ये पश्चिम बंगाल से टच करेगा। ठीक है। वहीं दादर नगर हवेली और दमन जो है वो किससे टच करेगा? तो ये महाराष्ट्र से टच करेगा। ये अरब सागर में है। कहां में? देखिए यहां दादर नगर हवेली दमन द्वीप, जो मैप रखेंगे देखिएगा सामने यहाँ है, गुजरात से सटा हुआ है। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र से ज्यादा टच कर रहा है, इसलिए ये हो गया। वही तो आप लोग समझ लिए होंगे महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन आता है। तो दमन एवं दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप जो आता है, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप जो आता है वो महाराष्ट्र के अंदर में आता है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर में आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए आप देख रहे होंगे एक चीज, आप पुदुचेरी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। पुदुचेरी जो है ये आपका तमिलनाडु से सटा हुआ है। तो पुदुचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वो किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आएगा? तो याद रखिएगा तमिलनाडु। वहीं अगर बात करते हैं केरल का, तो केरल जो आता है वो जो लक्षद्वीप यहां पर देखिए लिखा हुआ है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है वो किसके अंतर्गत आएगा? तो याद रखिएगा वो केरल के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? केरल। और अंडमान निकोबार किसके अंतर्गत आएगा? पश्चिम बंगाल के अंदर, कलकत्ता हाईकोर्ट। वहीं अगर हम बात करते हैं वो पंजाब और चंडीगढ़ जो है वो दोनों किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है? तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट। किसके अंतर्गत? चंडीगढ़ हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। तो आप लोग ये सब हम आगे पॉलिटी में देखेंगे, लेकिन जब बात उठता है तो मेरा मन करता है एक क्वेश्चन पे 1000 बार बोलते रहे, अलग अलग क्वेश्चन, लेकिन कम पड़ जाएगा। लेकिन आपको फिर लगेगा अरे यार टॉपिक ही नहीं हुआ। लेकिन आपको इतना नॉलेज दे देंगे कि एग्जाम के व्यू से आपका बेसिक जो होगा वो बहुत अच्छा डेवलप करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप आपको कहाँ पता है? केरल के आसपास का क्षेत्र है, केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। इसका मतलब है कि लक्षद्वीप में जो भाषा, केरल में जो भाषा बोली जाती है वो लक्षद्वीप में भी बोली जाएगी। तो केरल में मलयालम है, मलयालम एक शास्त्रीय भाषा भी है। और याद रखिएगा आपका लक्षद्वीप में भी कौन सी भाषा बोली जाती है? तो लक्षद्वीप में भी आपका मलयालम ही बोली जाती है। कौन सी भाषा? मलयालम। तो चलिए हम लोग इतिहास को ले लेते हैं। इतिहास का जो क्वेश्चन बचा हुआ था हम लोग इतिहास को लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बताइएगा फटाफट। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में जब बाहर निकला तो कितने प्रकार का चीज देखा था? तो 4 प्रकार का चीज। इसमें आपको बताए थे बीमार व्यक्ति एगो था, एगो आपका बूढ़ा व्यक्ति था, एगो आपका जो है कि सब वगैरह ये सब देखा था। लेकिन बुद्ध ने सांसारिक दुख जब देखा तो उन्होंने जो है कि 4 गो आर्य सत्य का उपदेश दिया। आप लोग को जो है कि ये उपदेश का पालन करना चाहिए। तो 4 आर्य जो उपदेश दिया सत्य चीज का, वो दिया पहला दुख, दूसरा दिया दुख समुदाय, तीसरा दिया दुख निरोध और चौथा दिया दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 प्रकार का जो है कि आर्य सत्य उपदेश दिया और 4 प्रकार के आदमी को भी देखा। तो माइंड में रखिएगा, आदमी कितने प्रकार का देखा? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का सत्य उपदेश दिया? तो भी 4 प्रकार का दिया। लेकिन आप लोग को बता दें कि इन सांसारिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए गौतम बुद्ध ने एक मार्ग अपनाने को कहा। कौन सा मार्ग? एक मार्ग अपनाने को कहा और उस मार्ग का नाम है अष्टांगिक मार्ग। कौन सा मार्ग? अष्टांगिक मार्ग। और 1000 बार क्वेश्चन पूछा है कि अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किस व्यक्ति ने किया है? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध ने। किसने किया है? गौतम बुद्ध ने किए हैं। यानी 8 प्रकार का आपको जो है कि सांसारिक दुख से अगर छुटकारा पाना है तो आपको 8 प्रकार अष्टांगिक मार्ग का बात किया गया, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, यानी ये सब जो है आपको जीवन में जो है कि सफल होने के लिए बताया। अष्टांगिक मार्ग
ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि बौद्ध धर्म में निर्माण शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बौद्ध धर्म में निर्माण शब्द का मतलब होता है आपका दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना नहीं कहते हैं आप लोग, जब गांव सब में देखते होंगे, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो बोलता है एगो दिया है ये है, वो भी बुझा देंगे, ऐसा बोलते हैं। कहने का मतलब है जो आपको जमीनी स्तर का बात रहता है वो आपको हम बता रहे हैं। जैसे किसी के यहाँ अगर एक बेटा रहता है, जब लड़ाई होता है तो बोलते वो दूसरा पक्ष का आदमी बोलता है कि एक ठो दिया है वो भी हम बुझा देंगे। इसका मतलब, कहने का मतलब जो उसका आगे का पीढ़ी दर पीढ़ी संभालने वाला जो उनका संतान है, जब उसको वो खत्म कर देगा, समझ सकते हैं वो दीपक का तो बुझ जाएगा। जब वो दीपक का बुझ जाएगा इसका मतलब है वो निर्माण प्राप्त कर लेंगे। क्या प्राप्त कर लेंगे? निर्माण। और बौद्ध धर्म में निर्माण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, या फिर वो सांसारिक दुख से छुटकारा पा लेना, यानी कि वो आपको अब भगवान को प्यारे हो गए। समझ रहे हैं? तो आप याद रख लीजिएगा सब दिन के लिए, इसीलिए हम इस तरह के शब्द का चर्चा करते हैं, क्योंकि आपके दैनिक जीवन में ये सब शब्द सुनने के लिए मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि बुद्ध ने किस प्रकार के मार्ग का उपदेश दिया। तो मध्यम मार्ग का। देखिएगा वहां पर आपको अष्टांगिक मार्ग, दुख से छुटकारा पाने के लिए, और यहां पर आपको मध्यम मार्ग का या मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। मनुष्य का अवतार, मनुष्य का जो अवतार है, यानी जब आप मनुष्य निर्माण प्राप्त कर लेता है, जब वो स्वर्ग चल जाते हैं, जब उनको नहीं कहते हैं कि इस बार जो है कि यह व्यक्ति जो मरा है यह अच्छा कर्म नहीं किया है, इसका भगवान इसको जो है कि कुत्ता में जन्म देगा या गाय बैल में जन्म देगा, या फिर इसको जो है कि चिड़िया बना देगा, इसको दोबारा जो है कि कोई अच्छा चीज में जन्म नहीं देगा। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को बोधिसत्व का प्राप्ति करना, यानी बौद्ध धर्म के अनुसार अगर आप उसको जन्म आगे मिलेगा, तो याद रखिएगा उसके लिए कौन सा पुस्तक में लिखा गया है कि मनुष्य का जन्म, बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशु के रूप में भी हो सकता है। तो वह जातक में बताया गया है। किस में बताया गया है? जातक में। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस में वर्णित है? जातक में। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस में वर्णित है? तो जातक में। और त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध भी किससे है? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म में। और त्रिपिटक में से एक पिटक आपको हम याद करवा दिए हैं, सुत्त पिटक। कौन सा पिटक? सुत्त पिटक। यानी सुतने में आपको क्या आता है? आनंद आता है। सुतने में क्या आता है? आनंद। यानी सुत्त पिटक के रचयिता कौन है? आनंद है। सुत्त पिटक के रचयिता कौन है? आनंद है। और याद रखिएगा सुतने में आप जो है कि अभी आपका जो मूल सिद्धांत है, अभी छात्र जीवन का मूल सिद्धांत रहता है, अगर मौसम ठंडा किया, बारिश पड़ रहा है, तो आराम से जो है कि वो सोएंगे। उसका मूल सिद्धांत है सोना। लेकिन आपको पता है आपका मूल सिद्धांत रहना चाहिए पढ़ाई करना। लेकिन मूल सिद्धांत अभी छात्र का क्या है आपको याद रखने के लिए? मूल सिद्धांत अभी छात्र का क्या है? सुतना। यानी सुत्त पिटक में मूल सिद्धांत की चर्चा की गई है गौतम बुद्ध का। और फिर आपका मूल सुतने में आपको आनंद आ रहा है, तो सुत्त पिटक का लेखक कौन है? आनंद। और सुतने में आपको क्या आ रहा है? आपका मूल सिद्धांत है सुतना। यानी कि गौतम बुद्ध के बारे में सिद्धांत की चर्चा किस पिटक में? तो सुत्त पिटक में। किस में की गई है? तो सुत्त पिटक में की गई है। किस में की गई है? सुत्त पिटक में। सुतने का नाम लेके बल्ब भी ऑफ होने लगा, देख रहे हैं, इसीलिए आप लोग याद कीजिए अच्छा से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किसकी थी? तो उपासना, जैसे अभी आप उपवास करते हैं, जैसे अभी हाल ही में जितिया पर्व का उपवास हुआ, सभी मम्मी लोग ने जो है कि अपने पुत्र के लिए जो है कि वे जितिया पर्व करते हैं, यानी उपवास रखते हैं। तो इसी तरह से उपवास के लिए, यानी किसी भी देवता के लिए उपवास करने वाला जो पहला देवता बना था वो बुद्ध की मूर्ति बना था। किसका बना था? बुद्ध की मूर्ति। और आपको बताए थे धार्मिक जुलूस जो पहली बार निकला था वो भी बौद्ध धर्म में ही पहली बार निकला था। किस में निकला था? बौद्ध धर्म में ही पहली बार देखने के लिए मिला था धार्मिक जुलूस। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का सबसे अधिक जो आपका मूर्ति का निर्माण हुआ है वो किस कला में? तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत दो चीज याद रखिएगा, दो क्वेश्चन पूछता है, तीसरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत, या फिर बुद्ध की मूर्ति पूछेगा। बुद्ध की मूर्ति
जो पहला मूर्ति बना था, यानी बुद्ध की पहली मूर्ति किस काल में बनी? तो बुद्ध की पहली मूर्ति जो बनी वह याद रखिएगा मथुरा कला के अंतर्गत। किस कला के अंतर्गत? मथुरा कला के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी। लेकिन बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति किस कला में बनी? तो भैया गंधार शैली के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? गंधार शैली। सर्वाधिक यानी ज्यादा, यानी कि मथुरा 3 अक्षर का है, गंधार 4 अक्षर का है, यानी गंधार में ज्यादा बना, गंधार में ज्यादा बना, ज्यादा अक्षर का है तो। और पहला मथुरा, क्योंकि मथुरा के आसपास ही गौतम बुद्ध यूपी वगैरह घूमते रहते थे, यूपी बिहार वगैरह। तो पहला मूर्ति मथुरा में, और आपका सर्वाधिक यानी बड़ा वाला ले गया तो आप मार दीजिएगा गंधार शैली। किस शैली? गंधार शैली। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है टाबो मठ किस राज्य में, यानी गौतम बुद्ध से संबंधित जो है कि बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ, यानी उसका प्रचार प्रसार करने के लिए मठ वगैरह बहुत जगह बना हुआ है। तो उसमें मठ जो है वह भारत के विभिन्न राज्यों में जो है कि आपका अलग अलग नाम से जो है कि वहां पर प्रचार प्रसार हो रहा है, ठीक है, बौद्ध धर्म का। तो उसमें से हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत 3 गो बौद्ध मठ है। पूछता है क्वेश्चन, फलना मठ किस राज्य में, फलना मठ किस राज्य में, चिल्ला मठ किस राज्य में? तो आइए आपको हम याद करवाते हैं कुछ जुगाड़ पानी देके, क्योंकि आप ऐसे याद कीजिएगा, याद नहीं होगा। सुनिएगा, आपको पता है हिमाचल प्रदेश राज्य सुने होंगे। जब हिमाचल प्रदेश का जब हम नाम लेते हैं तो वहाँ पर हम एक व्यक्ति को ट्रिक के माध्यम से उसको लाने का प्रयास करते हैं। उसका नाम है कंगना रनौत। किसका नाम है? लेते हैं हम लोग कंगना रनौत। आपको पता है तो कंगना, आपको हम ट्रिक देते हैं, कंगना, हिमाचल प्रदेश याद नहीं रखना है आपको, कंगना। जब हम कंगना बोलेंगे तो आप सोच लेते होंगे हिमाचल प्रदेश, जब हिमाचल प्रदेश नाम लेते होंगे तो आप कंगना याद आ जाता होगा आपको। जो रेगुलर रहते होंगे उसी को ये फायदा हो रहा होगा। एक दिन जो आए होंगे उनको कुछ नहीं बुझाएगा, लेकिन जो लगातार महीना 2 महीना से रह रहे होंगे उनको लग रहा होगा अरे यार ये तो जबरदस्त कंटेंट मिल रहा है, ये पहले से मिलता है तो बहुत मजा आता। और हम खुद, अगर हमको भी इस तरह का कंटेंट खुद मिलता तो शायद हम भी और कुछ दूसरे जगह रहते। तो समझिएगा, तो आपको ट्रिक देते हैं, आप याद रखिएगा। कंगना के ससुर का नाम, कंगना के ससुर का नाम टाबो है। इतने सा लिखिएगा आप, इतना वो स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। पहले हम जो बोल रहे हैं सुनिएगा। कंगना आपको इसलिए लिखा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश पकड़ने के लिए। कंगना के तो एगो सेंटेंस के रूप में है, उसको कुछ नहीं लिखिएगा। ससुर, बस यहाँ से अब स्टार्ट होगा कंटेंट आपका। ससुर, फिर का को फिर ऐसे उसको अति कर दीजिएगा, अनसेंड कर दीजिएगा, मतलब हटा दे, उसको हाइड कर दीजिएगा। कंगना के ससुर से एगो कंटेंट निकलेगा, अभी बताएंगे। ससुर का नाम को फिर अंडरलाइन कीजिएगा, इससे कंटेंट निकलेगा। नाम टाबो है, तो आका बो का टाबो है। अब एक बार मेरे साथ बोलिए आप, कंगना के ससुर का नाम टाबो है। कंगना से आप हिमाचल पकड़ लीजिएगा। के ससुर का मतलब सासुर मठ। कौन सा मठ? सासुर मठ हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। का नाम का मतलब होता है क्या? तो याद रखिएगा, नाम का मतलब होता है नामग्याल मठ। कौन सा मठ? नामग्याल। तो नामग्याल मठ भी कहाँ हो गया? हिमाचल। नामग्याल मठ भी कहाँ हो गया? हिमाचल। का नाम टाबो है, यानी टाबो मठ भी कहाँ हो गया? तो हिमाचल। कहाँ हो गया? हिमाचल। अब आप फिनिशिंग पॉइंट मेरे साथ दीजिए। जब आप दौड़ते होंगे 1600 मीटर का दौड़ या 1000 मीटर का, तो लास्ट में 100 मीटर आप फिनिशिंग मारते होंगे, ठीक है? तो उसी तो वही फिनिशिंग अब मारिए मेरे साथ। तो सुनिएगा, बोलिएगा, कंगना के ससुर का नाम टाबो है। कंगना के ससुर का नाम टाबो है। कंगना के ससुर का नाम टाबो है, यानी कंगना से हिमाचल। हिमाचल में 3 गो। कौन कौन? तो ससुर मठ, नाम से नामग्याल मठ, और टाबो मठ। कौन सा मठ? टाबो मठ। हो गया, कहानी खत्म। तीनों कहाँ हो गया? हिमाचल। कहाँ हो गया? हिमाचल। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका रूमटेक मठ कहाँ है? रूमटेक मठ कहाँ है? तो याद रखिएगा, रूमटेक में 4 अक्षर है कि नहीं? आप लोग बताइए जल्दी से। 2-4 बार रिवीजन करना होगा, ये नहीं कि सब आपको माइंड में हम ट्रिक देंगे, और इसमें भी जुगाड़ देना, आप याद रखिएगा। रूमटेक में 4 अक्षर, और सिक्किम में भी 4 अक्षर। सिक्किम में भी 4 अक्षर। तो रूमटेक मठ सिक्किम, रूमटेक मठ सिक्किम, रूमटेक मठ सिक्किम, रूमटेक मठ सिक्किम, यानी रूमटेक में मो आ रहा है, सिक्किम में भी मो आ रहा है। तो रूमटेक मठ सिक्किम, रूमटेक मठ सिक्किम, रूमटेक मठ सिक्किम। और सबसे फेमस याद रखिएगा, आपको पता है कि तवांग नाम का जो जगह है वह अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग नामक जो जगह है वह कहाँ है? अरुणाचल। यानी तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल में। तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल। और
रुमटेक में कितना अक्षर, 4 अक्षर, सिक्किम में भी 4 अक्षर, तो रुमटेक मठ सिक्किम, और आपका तवांग मठ कहाँ है, अरुणाचल, तवांग मठ कहाँ है, अरुणाचल। और बिहार के अंदर में याद रखेगा बोधि मठा मठ है, बोधि मंडा मठ है, याद रखेगा कहाँ में, तो बिहार में, बोधि मंडा मठ कहाँ में है, तो याद रखेगा बिहार में। चलिए फटाफट हम कुछ अब करंट अफेयर्स ले लेते हैं, फिर हम लोग आज के सेशन को ब्रेक करेंगे। बोलिएगा वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष है अजय बंगा। कौन है, अजय बंगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा। ये क्वेश्चन आगे एग्जाम में, अक्सर रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। अंतरराष्ट्रीय लेवल का जो संस्था रहता है उसका अध्यक्ष ग्रुप डी पूछता है, आरपीएफ पूछता है और एनटीपीसी पूछता है, अक्सर रेलवे का पेपर। आगे बढ़ते हैं और याद रखिएगा 14वें नंबर के, कितने नंबर के, 14वें नंबर के, 14वें नंबर के विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा है। कौन है, अजय बंगा। वहीं बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस, 9वें नंबर के, कितने नंबर के, 9वें नंबर के हैं। और आपको हम बहुत बार ट्रिक दिए हैं कि इसका 1 से लेकर 9 तक आपको क्रम याद रखना है कि पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था। आपको क्रम के लिए हम अलग से वीडियो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको होगा, सबसे लास्ट में जाके देखिएगा तो वहाँ मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना आप लोग को कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो 79वें सत्र के जो अध्यक्ष है वह सबसे लास्ट बना है, याद रखिएगा, इसीलिए वह यंग है भी। क्या है, यंग। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के जो अध्यक्ष है वह यंग है, यंग यानी यंग, और अध्यक्ष हो गए एंटोनियो गुटेरस। आगे बढ़ते हैं, 1-2 बार पढ़े होंगे तब ये दिमाग में घुस रहा होगा ये करंट, ठीक है, ऐसे हवा में चल जाएगा बात, समझ लीजिए। इसीलिए सिलेबस जो देते हैं आपको रात में 10 बजे, उस पर आप फोकस कीजिए 1-2 बार, तब समझ में भी आएगा। इन्हें कि डायरेक्ट ऐसे वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष कौन है। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो अध्यक्ष है वह कौन है, तो याद रखिएगा क्रिस्टिना जॉर्जिया। कौन है, क्रिस्टिना जॉर्जिया। आईएमएफ के अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टिना जॉर्जिया। वहीं विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्छ कौन है, तो विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नाकोंजी इंकोजा इबोला, नाइजीरिया की है। कहां की है, नाइजीरिया की। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है, तो नागोजी इंकोजा इबोला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन है। तो आपको पता है, अगर जो क्रिकेट से संबंध रखते होंगे, इंटरेस्ट क्रिकेट में, तो कलकत्ता टीम से एक खिलाड़ी खेलते हैं, रसेल, खेलते हैं ना, खेलते हैं रसल का मसल, आप लोग देखते होंगे, ठीक है, कलकत्ता का। और इस बार का जो विनर जो बना है वो कलकत्ता ही बना है, ठीक है, इस बार का आईपीएल का, ठीक है, आप लोग पता है। लेकिन अगर बात करते हैं कि रसेल अगर टीम में रहता है ना तो सबको सेफ रखता है, टीम को पूरा सेफ रखता है, यानी यूनिसेफ रसेल, यूनिसेफ रसेल, यूनिसेफ रसेल। अब बताइए, भूलिएगा नहीं, भूलिएगा, ये सब जुगाड़ है मेरा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि यूएनडीपी के अध्यक्ष कौन है, तो अचिम स्टेनर। बहुत दिन से बता रहे हैं, यूएनडीपी अचिम स्टेनर, यूएनडीपी अचिम स्टेनर। और यूएनडीपी का स्थापना 1965 में हुआ है। यूएनडीपी का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है, और यूएनडीपी का स्थापना 1965 में हुआ था। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है आपको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि यूएनडीपी जो है वह मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है। क्या जारी करती है, मानव विकास रिपोर्ट। लेकिन एक और रिपोर्ट बताते हैं हमेशा, विश्व विकास रिपोर्ट। विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक, विश्व विकास यानी शुरू में विश्व लग गया तो विश्व बैंक मारिएगा, विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक, मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी। एक और आता है आपका क्या, तो विश्व आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड आउटलुक, आउटलुक आईएमएफ, आउटलुक आईएमएफ, आउटलुक आईएमएफ, आउटलुक आईएमएफ। आगे बढ़ते हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं आपको इससे 5 गुना मेहनत करना चाहिए, आपको एग्जाम देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि नाटो के महासचिव कौन है। तो नाटो के महासचिव जो है वह याद रखिएगा मार्क रूटे। आपको जुगाड़ देते हैं, जो नाटो यानी जो नाटा आदमी रहता है उसको लगता है कि अरे यार हम भी लंबा होते तो हम भी जो है कि थोड़ा सा जो है कि डिश डट मतलब ज्यादा, मतलब कि हम थोड़ा फॉर्म में चलते। इसका मतलब वो हमेशा रूठा हुआ रहता है। क्या रहता है, रूठा हुआ, रूठा हुआ रहता है। नाटा आदमी क्या रहता है, रूठा हुआ रहता है। नाटा आदमी क्या रहता है, रूठा हुआ। तो नाटो के महासचिव कौन है, याद रखिएगा रूटे है। नाटो के महासचिव कौन है, रूटे। या फिर आप ये भी जुगाड़ रख सकते हैं, नाटो के लास्ट में टो आ रहा है और रूट के मार्क रूटे यानी रूट के लास्ट में भी उसका नाम के लास्ट में भी टो आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है। तो इंटरपोल जो है आपको पहले ये समझना चाहिए कि इंटरपोल आखिर है क्या। हम जानते हैं विश्व बैंक बहुत बड़ा बैंक है, पूरे विश्व में अलग अलग देश को लोन देने का काम करता है, इसी तरह से बहुत सारा चीज़ है। लेकिन ये इंटरपोल क्या है तो आपको पता रहना चाहिए कि इंटरपोल जो है वह विश्व के बड़े बड़े जो आपके आतंकवादी संगठन वगैरह होते हैं, आतंकवादी संगठन जो होते हैं उसको पकड़ने का काम करते हैं। बड़े बड़े आतंकवादियों को इंटरपोल पकड़ती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो
जो आतंकवादी कौन बनता है? जो रईस आदमी रहता है। आतंकवादी कौन बनता है? जो रईस आदमी रहता है। इसका मतलब इंटरपोल के अध्यक्ष, यानी आपको ये बेसिक जानकारी रहना चाहिए कि इंटरपोल का जो मुख्य काम है वो बड़े बड़े आतंकवादी को गिरफ्तार करना, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के आतंकवादी को। इसका मतलब आतंकवाद यानी रईस आदमी, यानी कि आतंकवाद कौन बनता है? तो रईसी बनता है। तो इंटरपोल का अध्यक्ष रईसी है। कौन है? रईसी है। कौन है? रईसी। इसी तरह से एक संस्था का आप नाम सुनेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का काम क्या जानते हैं? विश्व के जो जितने भी व्यक्ति हैं सभी को जो अलग अलग मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, उस मौलिक अधिकार का जो सुरक्षा करता है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य काम है मौलिक अधिकार का रक्षा करना। जैसे आपको पता है भारत के अंदर में मौलिक अधिकार का रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट और मतलब ये हाई कोर्ट दोनों का काम है मौलिक अधिकार का रक्षा करना, क्योंकि आपको पता है, आपको पॉलिटी हम बहुत बार बताए हैं कि मौलिक अधिकार के हनन होने पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करते हैं 5 प्रकार के। और अगर आपको हाईकोर्ट भी जाते हैं तो हाईकोर्ट भी आपका रिट जारी करता है। किसके तहत? तो हाईकोर्ट जो रिट जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 226 के तहत आपका हाईकोर्ट रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। किसके उपलक्ष्य में? तो मौलिक अधिकार के हनन होने के उपलक्ष्य में। तो जिस तरह से मौलिक अधिकार का आपका सुरक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंडिया के अंदर में कर रहा है, उसी तरह से मौलिक अधिकार का रक्षा पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कौन करता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। कौन करता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। और इसका स्थापना 1961 में हुआ है। कब हुआ है? 1961 में हुआ है। और इसका मुख्यालय कहां है? याद रखिएगा लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है? लंदन में। कहां में है? लंदन में। तो चलिए आज के इस जबरदस्त सेशन को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और जो भी आपका कमी लग रहा होगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या फिर आपको अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग जरूर कीजिएगा। यानी जो भी आपको हकीकत में लग रहा होगा आप कमेंट कीजिएगा, उस पर हम जरूर काम करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।